स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। गांव की पूर्व दिशा में फैले उस विशाल जंगल का नाम कोई नहीं जानता था। बुजुर्ग उसे बस पुराना जंगल कहते थे और बच्चों को उस ओर जाने से मना करते थे। लेकिन प्रताप, जो गांव का सबसे अलग थलग रहने वाला नौजवान था, उसे वही जंगल अपनी सच्ची शांति देता था। उसका दिन वहीं शुरू होता और वहीं समाप्त होता। हरे भरे वृक्षों की गंध, पत्तों पर गिरती ओस की बूंदें और दूर पहाड़ी पर उगता सूरज, यही उसका संसार था। प्रताप बचपन से ही अनाथ था। माँ बाप की एक दुर्घटना में मौत के बाद गांव वालों ने उसे पाला, लेकिन उसकी परवरिश किसी के घर की नहीं बल्कि प्रकृति की गोद में हुई थी। वह बोलता कम था, सोचता ज्यादा। जानवरों से उसका रिश्ता अनोखा था। वह सांप को भी बिना डरे रास्ता देता और घायल चिड़ियों को अपने कपड़े से बांधकर इलाज करता। लोग उसे जंगल का लड़का कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता। एक दिन जब वह हमेशा की तरह झरने के किनारे बैठा अपनी बांसुरी बजा रहा था, तभी पास के पेड़ों के पीछे से कुछ अजीब सी कराहने की आवाज आई। पहले तो वह चौकन्ना हो गया, फिर धीरे धीरे आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। घनी झाड़ियों को हटाकर जैसे ही उसने देखा, उसकी सांसें थम सी गईं। वहां एक सफेद घोड़ा घायल अवस्था में पड़ा था। उसके पैर में गहरा घाव था और सांसें तेज थीं, जैसे वह कई मील दौड़कर आया हो। घोड़े की आंखों में दर्द था, लेकिन डर नहीं। प्रताप उसके पास धीरे धीरे गया, हाथ आगे बढ़ाया। घोड़े ने गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा और हल्का सा हिनहिनाया, जैसे वो मदद मांग रहा हो। प्रताप ने अपनी कमीज फाड़कर उसका घाव बांध दिया और पास के झरने से पानी लाकर उसके मुंह में धीरे धीरे डाला। कई घंटे तक वह वहीं बैठा रहा, जब तक सूरज ढल नहीं गया। वह जानता था कि ये कोई आम घोड़ा नहीं था। इसके चाल ढाल, आकार और आंखों की चमक में कुछ शाही था। अगले कई दिन प्रताप रोज सुबह आता, घोड़े के घाव पर जड़ी बूटियों का लेप करता और बांसुरी बजाकर उसे सुकून देता। धीरे धीरे घोड़ा ठीक होने लगा और उसके व अपने बीच एक अटूट रिश्ता बनने लगा। प्रताप ने उसका नाम रखा अश्वराज। अश्वराज अब झरने के किनारे उसे देखने खुद आने लगा। वह जंगल में प्रताप के साथ दौड़ता, पेड़ों के बीच छिपा छिपी खेलता और जब थक जाता तो सिर उसकी गोद में रखकर सो जाता। प्रताप अब खुद को अकेला नहीं समझता था। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई उसे समझता है, बिना शब्दों के। एक दिन गांव के कुछ लोग जंगल में शिकार के लिए गए। वहां उन्होंने अश्वराज को देखा। सफेद घोड़े को देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। वह कोई आम घोड़ा नहीं था, बल्कि कई महीनों से लापता राजा का सबसे प्रिय शाही घोड़ा था, जिसे कुछ डाकू चुरा ले गए थे। गांव वालों ने जब यह बात प्रताप को बताई तो उसने साफ मना कर दिया कि वह अश्वराज को किसी को नहीं देगा। गांव वालों ने पंचायत बुला ली। प्रताप को सामने खड़ा किया गया। तू घोड़े को लौटा दे, ये तेरा नहीं है, सरपंच ने कहा। प्रताप की आंखों में आंसू थे, लेकिन स्वर में दृढ़ता। वो अब सिर्फ घोड़ा नहीं है, वो मेरा साथी है, मेरा परिवार। पंचायत ने यह सुनकर प्रताप को 1 हफ्ते का समय दिया। या तो वह घोड़े को सौंप दे या फिर गांव छोड़ दे। यह फैसला उसके लिए आसान नहीं था। अगले 7 दिन प्रताप और अश्वराज के लिए जैसे आखिरी सांझें थीं। वे दोनों हर सुबह एक साथ दौड़ते, हर दोपहर झील किनारे आराम करते और हर रात तारे गिनते हुए एक दूसरे से बिना बोले बातें करते। 7वें दिन की रात प्रताप ने अश्वराज से कहा, अगर तू चाहता है तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। तू शाही अस्तबल में रहेगा, लोग तुझ पर गर्व करेंगे। पर अगर तू चाहे तो मेरे साथ चलना, दूर किसी ऐसी जगह जहां कोई हमें जुदा ना कर सके। अगली सुबह जब गांव वाले इकट्ठा हुए तो वहां कोई नहीं था, न प्रताप न अश्वराज। उनके पैरों के निशान जंगल की ओर जाते थे और फिर धीरे धीरे मिट जाते थे। जंगल की नमी और सुबह की हल्की धूप उस दिन कुछ अलग थी। पक्षियों की चहचहाहट में एक नई ताजगी थी, मानो वे किसी नए जीवन के स्वागत में गा रहे हों। प्रताप और अश्वराज अब गांव की सीमाओं से बहुत दूर निकल आए थे। वे दोनों अब एक ऐसे अनजाने सफर पर थे जहां रास्ता कोई नहीं दिखाता और मंजिल को खुद ही खोजना पड़ता है। दोनों ने पहाड़ियों को पार किया, झरनों को लांघा,
कांटों के बीच से रास्ता निकाला। रातें कभी खुले मैदानों में बीती, कभी पेड़ों के नीचे और कभी गुफाओं में, लेकिन जहां भी थे साथ थे। जंगल के सन्नाटे में जब प्रताप अपनी बांसुरी बजाता तो अश्वराज आंखें मूंद कर सुनता, जैसे सुरों से जुड़ा हो उसका जीवन। कभी कभी अश्वराज भी अपनी गर्दन उठाकर धीमे स्वर में हिनहिनाता, मानो वह भी गा रहा हो। एक रात घना कोहरा छाया हुआ था। दूर पहाड़ी के दूसरी ओर एक हल्का सा गड़गड़ाहट सुनाई दी। प्रताप और अश्वराज ने वहीं रुककर देखा और पाया कि नीचे एक दल जलते मशालों के साथ किसी की तलाश कर रहा था। यह वही शाही सैनिक थे जो अश्वराज को ढूंढते हुए पहाड़ों तक आ गए थे। प्रताप ने अश्वराज की पीठ थपथपाई और दोनों ने बिना एक शब्द कहे दूसरी दिशा में दौड़ लगा दी। भागते हुए उनकी चाल धीमी हो गई और तभी एक छोटी सी ढलान पर अश्वराज का पैर फिसल गया। जमीन पर गिरते हुए उसके पिछले पैर में कुछ चुभ गया और एक दर्द भरी कराह हवा में गूंजी। प्रताप घबरा गया, लेकिन अश्वराज ने खुद को खड़ा किया। उसकी आंखों में दर्द था, मगर जिद भी थी, जैसे वह कहना चाहता हो, मैं रुकूंगा नहीं। प्रताप ने जमीन पर घुटनों के बल बैठकर उसके पैर का मुआयना किया। कांटे का टुकड़ा घुसा हुआ था और खून बह रहा था। उसने अपने पुराने कपड़े के टुकड़े से उसे बांधा और वहीं पास के एक ऊंचे चट्टान के पीछे शरण ली। उस रात न प्रताप सो सका, न अश्वराज। दोनों के बीच जैसे मौन संवाद होता रहा। एक चिंता, एक डर, लेकिन उससे भी ज्यादा एक भरोसा। सुबह हुई तो प्रताप ने आसपास के पेड़ों से जड़ी बूटियों को इकट्ठा किया। उसे पहाड़ों में रहने वाली एक बूढ़ी महिला की याद आई, जो उसे घावों पर लगाने के लिए कुछ विशेष पत्ते सिखाया करती थी। उसने उन्हीं पत्तों को पीसकर अश्वराज के जख्म पर लगाया और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। पर यह घाव सिर्फ शरीर का नहीं था, यह उनके सफर की पहली गंभीर परीक्षा थी। एक ऐसा मोड़ जहां उन्हें समझना था कि सिर्फ दौड़ते जाना ही रास्ता नहीं होता, कभी कभी रुककर दर्द को समझकर आगे बढ़ना होता है। आगामी दिनों में उन्होंने पहाड़ियों के पार एक और गांव पाया, एक छोटा सा बस्ती जहां लोग साधारण जीवन जीते थे। वहां के लोग सीधे सादे थे। प्रताप ने खुद को एक घुमंतू हकीम बताया और अश्वराज को यक्ष नाम से सबके सामने रखा, ताकि शाही घुड़सवारों को शक ना हो। गांव की एक लड़की रेवती ने प्रताप को एक बार एक घायल पंछी का इलाज करते हुए देखा। उसकी आंखों में पहली बार किसी ने उस करुणा को महसूस किया जो प्रताप सालों से जंगलों और जानवरों को दे रहा था। रेवती अक्सर चुपचाप उसके पास बैठती और जब वह बांसुरी बजाता तो अश्वराज और रेवती दोनों मंत्रमुग्ध हो जाते। गांव वालों को प्रताप से लगाव होने लगा, लेकिन सच्चाई ज्यादा दिन छुप नहीं सकती। एक दिन गांव में शाही सैनिक पहुंचे। उन्हें खबर मिली थी कि जंगल का शाही घोड़ा इन्हीं पहाड़ियों के आसपास देखा गया है। प्रताप को जब यह मालूम हुआ तो उसने गांव छोड़ने की तैयारी कर ली। पर इस बार रेवती ने कहा, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं भी चलूंगी। प्रताप चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कोई उसके जैसे एक साधारण चुपचाप रहने वाले व्यक्ति के साथ जंगलों में भटकने को तैयार हो सकता है। पर रेवती की आंखों में वही सच्चाई थी जो कभी अश्वराज की आंखों में दिखी थी, साथ चलने की नहीं, साथ निभाने की। और उस रात 3 साए एक बार फिर पहाड़ियों की ओर चल पड़े। एक घायल मगर हिम्मती घोड़ा, एक शांत मगर साहसी युवक और एक निडर मगर कोमल हृदय लड़की। तीनों ने जब पहाड़ियों को पार किया तो उनके सामने एक नया संसार था। घने साल के जंगल, झरनों की लहराती ध्वनि और दूर तक फैली वीरान वादियां। इन वादियों में ना कोई राज्य था, ना कोई खोजबीन। यह धरती उन सभी के लिए एक नई शुरुआत थी जो अपनी पिछली जिंदगी को पीछे छोड़ चुके थे। रेवती के साथ अब प्रताप के जीवन में एक नया रंग आया था। वो न सिर्फ अश्वराज की देखभाल में मदद करती, बल्कि जंगल के पेड़ों और पौधों को भी उसी प्रेम से देखती जैसे प्रताप देखता था। एक शाम जब प्रताप बांसुरी बजा रहा था, रेवती ने पूछा, क्या तुम्हें कभी डर नहीं लगता? प्रताप ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, डर तो हर किसी को लगता है, लेकिन जब कोई साथ हो तो डर भी धीमा हो जाता है। उस रात चांदनी बिखरी हुई थी। रेवती ने पहली बार अश्वराज की पीठ पर बैठने की कोशिश की। अश्वराज ने नजदीक आकर खुद को झुका लिया
मानो उसे खुद भी यकीन हो गया हो कि यह लड़की अब उनके सफर का हिस्सा है। जब रेवती अश्वराज की पीठ पर बैठी तो उसकी आंखों में चमक थी, एक सपने को पहली बार छू लेने की। प्रताप ने देखा कि जैसे उसका परिवार बढ़ रहा है, एक घोड़ा, एक लड़की और वह खुद, 3 अलग अलग जिंदगियां जो एक राह पर मिल गई थीं। वे अब एक स्थायी ठिकाना ढूंढ रहे थे। पहाड़ों की तलहटी में उन्हें एक खाली गुफा मिली जिसके पास पानी का स्रोत था और कई औषधीय पौधे उगते थे। प्रताप ने वहीं रहने का निश्चय किया। समय बीतता गया। प्रताप अब जड़ी बूटियों से दवा बनाकर आसपास के गांवों में बेचने लगा। धीरे धीरे उसका नाम एक कुशल वैद्य के रूप में फैलने लगा और लोग उसे वन हकीम कहकर बुलाने लगे। लेकिन वह आज भी सबसे ज्यादा समय अश्वराज और रेवती के साथ बिताता। अश्वराज अब पूरी तरह स्वस्थ हो चुका था। उसकी चाल में फिर से वही शाही गौरव लौट आया था। एक दिन प्रताप उसे खुले मैदान में ले गया और कहा, आज दिखाओ कि तुम वही अश्वराज हो जिसने उस दिन घावों के बावजूद दौड़ना नहीं छोड़ा था। और फिर अश्वराज ने जो किया वो देखने वाला था। वह हवा से बातें करता दौड़ा, जैसे उसके खुर जमीन को नहीं छूते, जैसे कोई पुराना योद्धा युद्ध के लिए अभ्यास कर रहा हो। प्रताप की आंखों में गर्व था और रेवती की आंखों में आंसू, खुशी के आंसू। यह वो क्षण था जब दोस्ती अपनी सबसे सुंदर चमक बिखेर रही थी। ना कोई डर, ना कोई भागम भाग, सिर्फ 3 दिल जो एक दूसरे की धड़कनों में समा गए थे। एक दिन गुफा के पास अचानक कुछ आवाजें आईं। प्रताप बाहर निकला तो देखा 2 अजनबी गांव के लोग पानी भरने आए थे। उन्होंने प्रताप को पहचान लिया। तुम वही हो ना जो शाही घोड़े को लेकर भागा था? प्रताप के चेहरे पर सन्नाटा छा गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस गहरी सांस ली। लेकिन रेवती ने आगे बढ़कर जवाब दिया, हाँ, वो वही है जिसने एक घायल जानवर को बचाया जिसे तुम लोगों ने खो दिया था, और अब तुम उसे दोबारा छीनना चाहते हो। उन लोगों ने थोड़ी देर सोचा, फिर एक ने धीरे से कहा, हम यहां झगड़ा करने नहीं आए। गांव में अब भी लोग तुम्हारी दवाओं को याद करते हैं। अगर तुम लौटना चाहो तो तुम्हारा स्वागत है। प्रताप चुप रहा, फिर बोला, अब मेरा घर ये है और मेरा परिवार भी। उन्होंने सिर हिलाया और चले गए, लेकिन जाते जाते कह गए, कभी जरूरत हो तो लौट आना। रेवती ने प्रताप की ओर देखा, क्या तुम जाना चाहोगे? प्रताप ने सिर हिलाया, जहां दोस्ती है वहीं मेरा घर है। और उस दिन उन्हें समझ आ गया कि दोस्ती सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को अपनाने का भी नाम है। जब दुनिया छोड़ दे तब भी अगर कोई साथ खड़ा हो, वही सच्चा साथी होता है। वक्त तेजी से गुजर रहा था, लेकिन पहाड़ों की शांत दुनिया में 3 जिंदगियां एक नई लय में ढल चुकी थीं। प्रताप, रेवती और अश्वराज का यह छोटा सा संसार बाहरी हलचलों से दूर एक अजीब सी शांति से भर चुका था। गुफा के बाहर अब एक छोटा सा बागीचा बन चुका था, जहां प्रताप औषधीय पौधों की देखभाल करता, रेवती पीने के पानी का तालाब सजाती और अश्वराज खुले मैदान में स्वतंत्रता का स्वाद लेता। लेकिन जीवन में स्थिरता जितनी सुखद लगती है, उतनी ही जल्दी उसकी परीक्षा भी शुरू होती है। एक दिन पास के एक गांव से एक बुजुर्ग आदमी घोड़े पर चढ़कर आया। उसके पीछे घायल लड़के को लादे हुए 2 और लोग थे। बुजुर्ग ने बताया कि लड़का एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित है और किसी भी वैद्य की दवा काम नहीं आई। अब वह प्रताप की शरण में आया है। प्रताप ने लड़के का निरीक्षण किया। उसकी धड़कन अनियमित थी, आंखें पीली और गले में सूजन थी। यह कोई आम बीमारी नहीं थी, शायद कोई दुर्लभ विष या फिर कोई पुरानी उपेक्षित बीमारी। प्रताप ने रात भर बैठकर जड़ी बूटियां मिलाईं। रेवती ने कपड़े से पसीना पोंछा और अश्वराज बार बार पानी लाने के लिए खुद दौड़ता रहा। यह पहली बार था जब तीनों किसी और की जान के लिए एक साथ इतनी चिंता कर रहे थे। 3 दिन बाद जब लड़का होश में आया और मुस्कुराया तो गांव वाले नतमस्तक हो गए। उस दिन प्रताप को पहली बार गुरुजी कहा गया और उसी के साथ आई एक नई चुनौती। अब दूर दराज से लोग आने लगे। कोई अपने बीमार मां को लाता तो कोई घायल पशु। प्रताप का नाम अब पहाड़ों से उतरकर मैदानों तक पहुंचने लगा। लोग अब उसे वैद्य नहीं, जीवनदाता कहने लगे थे। लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रसिद्धि बढ़ी, शाही दरबार में फिर से उसकी चर्चा होने लगी।
राजा के एक मंत्री ने जब सुना कि गुमशुदा शाही घोड़ा अब एक पहाड़ी गुफा में एक हकीम के साथ रहता है, तो उसने एक गुप्त दस्ते को वहां भेजने का आदेश दिया। इधर प्रताप को अंदेशा हो गया था कि कोई बड़ा तूफान आने वाला है। एक रात उसने रेवती से कहा, अगर कुछ हो जाए तो अश्वराज को लेकर पहाड़ की ऊंची घाटी में चले जाना। वहां एक झरना है और गुफा भी, तुम दोनों सुरक्षित रहोगे। रेवती ने उसकी आंखों में देखा और बोली, अगर जाना पड़ा तो हम तीनों जाएंगे, नहीं तो कोई नहीं। उस रात को सच में तूफान आया। कुछ नकाबपोश सैनिक गुफा के पास पहुंचे और जबरदस्ती अश्वराज को पकड़ने की कोशिश करने लगे। अश्वराज ने अपनी पूरी ताकत से विरोध किया। उसके खुरों की चोट से 2 सैनिक गिर पड़े। प्रताप ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी एक ने तलवार निकाली और अश्वराज की गर्दन पर हल्का घाव कर दिया। वो पल जैसे समय थम गया हो। रेवती चीखी। प्रताप ने बांसुरी को एक ओर फेंक कर सैनिक के हाथ से तलवार छीन ली, लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसने अश्वराज के आगे खड़े होकर सिर्फ इतना कहा, अगर लेना है तो पहले मुझे मारो। सैनिकों की आंखों में झिझक थी। वे देख चुके थे कि ये कोई साधारण रिश्ता नहीं है। यह कोई मालिक और जानवर का नाता नहीं था। यह एक ऐसी दोस्ती थी जिसमें एक दूसरे के लिए जान देने का भाव था। सैनिकों का प्रमुख कुछ देर चुप खड़ा रहा, फिर बोला, तुमने शाही घोड़े की रक्षा की है। राजा को यदि यह मालूम हो कि उसका घोड़ा ऐसे सच्चे हाथों में है तो वह खुद आकर धन्यवाद कहेगा। हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। और वे लौट गए, लेकिन पीछे छोड़ गए कुछ गहरे सवाल। क्या अब उनका शांत जीवन पहले जैसा रहेगा? क्या राजा सच में एक दिन आएगा, या फिर यह शांति किसी बड़ी तूफान की शांति मात्र है? रेवती ने अश्वराज के घाव पर हल्का लेप लगाया। प्रताप ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब हमारी परीक्षा शुरू हुई है। पिछली रात की घटना के बाद गुफा में सन्नाटा था। सिर्फ जलते हुए दीपक की लौ और दूर किसी उल्लू की आवाज ही इस सन्नाटे को तोड़ रही थी। अश्वराज अब तक शांत बैठा था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द और क्रोध दोनों साफ झलक रहे थे। रेवती उसके घाव पर मलहम लगाते हुए बुदबुदा रही थी, किसी को क्या हक है एक जीव की आजादी छीनने का? प्रताप एक ओर बैठा गहरी सोच में डूबा था। उसने नजरों से गुफा की दीवारें नापी। वही दीवारें जो कभी उसके डर को छुपाती थीं, आज उन्हीं से डर निकलकर बाहर आ चुका था। उसने बांसुरी को हाथ में लिया, लेकिन आज उस बांसुरी में सुर नहीं थे, बस भारी सांसें थीं। अगली सुबह पास के गांव से एक दूत आया। उसके हाथ में राजा का पत्र था। पत्र में लिखा था, वैद्य प्रताप को राजमहल में आमंत्रित किया जाता है। यदि वह शाही घोड़े की स्थिति को स्पष्ट करे और उसका उचित सम्मान लौट आए तो उसे सम्मानपूर्वक दरबार में स्थान मिलेगा। पत्र पढ़ते ही रेवती के चेहरे पर कठोरता आ गई। सम्मान? जो जानवर की आजादी छीनना चाहते हैं, वे क्या सम्मान देंगे? प्रताप ने शांत स्वर में कहा, शायद यह सिर्फ दिखावा है, लेकिन हमें अब सामने से सच को देखना होगा। गांव वालों में भी इस खबर की सनक फैल गई। एक ओर वे प्रताप को भगवान मान चुके थे, दूसरी ओर अब उनके भीतर लालच भी सिर उठाने लगा। अगर राजा प्रसन्न हुआ तो हमारे गांव को धन मिलेगा। प्रताप के कारण हम भी प्रसिद्ध होंगे। राजमहल से रिश्ता जोड़ना आसान नहीं होता। और फिर गांव वालों में 2 गुट बन गए, एक जो प्रताप को भगवान मानते रहे और दूसरा जो अब उसे स्वार्थ की सीढ़ी बनाना चाहता था। एक दिन कुछ लोग प्रताप की गुफा पर आए और बोले, आपको हमारे गांव का नाम ऊंचा करना है, महाराज के पास जाइए और घोड़े को भेंट कीजिए। प्रताप ने शांत स्वर में उत्तर दिया, भेंट वो होती है जो अपनी मर्जी से दी जाए, जबरदस्ती नहीं। इस पर भीड़ में से एक व्यक्ति चिल्लाया, तुम्हारे कारण हमारी किस्मत बदल सकती है और तुम इंसान की बजाय घोड़े का पक्ष ले रहे हो। वातावरण भारी हो गया। अश्वराज ने भी जैसे माहौल को भांप लिया। वह आगे बढ़ा और बीच में आ खड़ा हुआ। अपने चौड़े सीने और गर्जन भरी हिनहिनाहट से भीड़ को पीछे धकेल दिया। रेवती भी सामने आकर बोली, ये कोई शाही घोड़ा नहीं, यह हमारा परिवार है। विरोधी लोग चुपचाप लौट गए, लेकिन जाते जाते उनकी आंखों में एक चेतावनी थी, जैसे कोई तूफान अंदर ही अंदर पल रहा हो। उस रात प्रताप ने बांसुरी उठाई और एक लंबी उदास धुन बजाई। पहली बार
रेवती ने भी उसके सुरों में स्वर मिलाया, एक लोकगीत जो उसकी मां गाया करती थी। और अश्वराज, वह चुपचाप बैठा रहा, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू गिरा। शायद वह जानता था कि उनकी दोस्ती अब सिर्फ भावनाओं की नहीं रही, अब वो समाज की, सत्ता की और लालच की परीक्षा बन चुकी थी। लेकिन एक बात तय हो चुकी थी, वे झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं और अपना साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सूरज की पहली किरण गुफा की दीवारों पर पड़ रही थी जब प्रताप ने निश्चय कर लिया, अब भागना नहीं, सामना करना है। राजा का बुलावा अब सिर्फ एक आदेश नहीं था, बल्कि एक चुनौती भी थी जो प्रताप, रेवती और अश्वराज की दोस्ती की नींव को परखना चाहती थी। तीनों ने तय किया कि वे खुद राजमहल जाएंगे, न शर्मिंदा होकर न डर कर। यह सफर सिर्फ एक सफाई देने का नहीं था, बल्कि यह साबित करने का था कि इंसान और जानवर के बीच की सच्ची दोस्ती किसी सिंहासन से छोटी नहीं होती। प्रताप ने गुफा को आखिरी बार देखा। वह जगह जो अब तक उनका घर थी, उसे छोड़ना आसान नहीं था, लेकिन जब उद्देश्य बड़ा हो तो त्याग भी बड़े करने पड़ते हैं। सफर लंबा था। रेवती, अश्वराज और प्रताप साथ चलते रहे। घने जंगलों से होते हुए, नदियां पार करते हुए वे आखिरकार उस धरती पर पहुंचे जहां एक दिन प्रताप ने सब कुछ छोड़ दिया था। महल की चकाचौंध, धन, नाम और एक पहचान, और आज वही पहचान उसे फिर से पुकार रही थी। राजमहल के द्वार पर पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। नाम बताओ, प्रताप ने सीधी नजर में उत्तर दिया। मुझे बुलाया गया है। मेरा नाम प्रताप है, एक वैद्य और एक सच्चा मित्र। कुछ देर बाद उन्हें अंदर बुलाया गया। महल के प्रांगण में चमक दमक, रेशमी वस्त्रों वाले दरबारी, सोने से जड़ी दीवारें, लेकिन इन सब के बीच प्रताप अपनी सादगी में भी सबसे अधिक शांत, गंभीर और गरिमामयी लग रहा था। राजा का सिंहासन ऊंचाई पर था। उसके पास एक बुजुर्ग मंत्री बैठा था, वही जिसने गुप्त दस्ते भेजे थे। राजा ने प्रताप को देखकर कहा, तुम वही हो जिसने हमारे शाही घोड़े को चुराया था? प्रताप ने न झुकते हुए न डरे हुए कहा, नहीं महाराज, मैंने एक घायल जानवर को जीवन दिया था जिसे आप लोगों ने छोड़ दिया था। अगर आप उसे शाही घोड़ा कहते हैं तो जान लीजिए, वह अब सिर्फ एक शाही प्रतीक नहीं, मेरा दोस्त है, मेरा परिवार है। राजा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसकी दृष्टि अश्वराज पर पड़ी। अश्वराज पूरे आत्मविश्वास और गरिमा से खड़ा था, जैसे खुद कोई योद्धा हो। वह आगे बढ़ा और एक क्षण को राजा की आंखों में आंखें डालकर देखा। यह नजरिया किसी पालतू पशु का नहीं था, यह आत्मसम्मान से भरे एक प्राणी का था। तभी रेवती बोल उठी, राजन, एक जानवर को जब तक वो आपकी सवारी करता है तब तक वो शाही है, और जब वह गिर जाए तो वह व्यर्थ। क्या यही न्याय है? दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ क्षणों के बाद राजा उठा, नीचे आया और अश्वराज के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने हल्के से अश्वराज के सिर पर हाथ फेरा। अश्वराज शांत खड़ा रहा, जैसे वर्षों बाद कोई पुराना रिश्ता फिर से सामने आ गया हो। राजा बोला, प्रताप, तुमने हमें एक नई दृष्टि दी है। घोड़े को बचाकर नहीं, उसे अपनाकर तुमने उसका और हमारा भी सम्मान बचाया है। मैं तुम्हें अपराधी नहीं, गुरु मानता हूं। गुरु। दरबार में धीरे धीरे तालियां गूंजने लगीं। मंत्री ने आंखें झुका लीं और प्रताप, रेवती व अश्वराज उस दिन जीत गए। दोस्ती, सम्मान और आत्मसम्मान की लड़ाई। लेकिन यह अंत नहीं था, क्योंकि अब उन्हें एक और फैसला लेना था। क्या वे यहीं रुकेंगे या फिर वापस लौटकर अपनी साधारण लेकिन सच्ची जिंदगी जिएंगे? प्रताप ने राजा से निवेदन किया, मुझे महल का सम्मान नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मेरे मित्र को कोई फिर कभी चीज न समझे। हम वापस अपने पहाड़ पर लौटना चाहते हैं। राजा मुस्कुराया, जाओ, लेकिन कभी जरूरत हो तो इस महल का द्वार तुम्हारे लिए सदा खुला रहेगा। और फिर तीनों लौट पड़े। एक और लहर के बाद, पहले से ज्यादा दृढ़, पहले से ज्यादा जुड़े हुए। राजमहल से लौटने के बाद पहाड़ों की वो शांत गुफा अब पहले जैसी नहीं थी। अब वहां सिर्फ शांति नहीं, बल्कि सम्मान और संतोष भी बसा था। प्रताप, रेवती और अश्वराज अब केवल एक परिवार नहीं, बल्कि एक प्रतीक बन चुके थे। ऐसे रिश्ते का प्रतीक जो बिना शर्त, बिना स्वार्थ
और बिना डर के जिया गया। गांव के लोग जो कभी विरोध में थे, अब हर सुबह अपने बच्चों को लेकर प्रताप की सीख सुनने आते। वे कहते, सच्चा संबंध वो होता है जिसमें एक दूसरे के लिए कोई भी लड़ाई लड़ी जा सके, चाहे वो जानवर के लिए हो या इंसान के लिए। रेवती अब सिर्फ एक देखभाल करने वाली स्त्री नहीं थी, वह गांव की युवतियों की गुरु बन चुकी थी। वह उन्हें स्वाभिमान, स्वतंत्रता और करुणा का पाठ पढ़ाती थी। और अश्वराज, अब कोई उसे घोड़ा कहने की हिम्मत नहीं करता था। वह उस पहाड़ी क्षेत्र का प्रहरी बन चुका था। लोग कहते कि उसकी आंखों में अब भी शाही तेज है, लेकिन वो तेज अब डराने वाला नहीं, प्रेरणा देने वाला बन गया है। एक दिन पहाड़ की चोटी पर बैठकर रेवती ने प्रताप से पूछा, अगर उस दिन तुमने अश्वराज को छोड़ दिया होता तो क्या होता? प्रताप मुस्कुराया और बोला, तो मैं खुद को खो देता। तीनों एक दूसरे की ओर देख मुस्कुराए। उनके बीच शब्दों की जरूरत नहीं रही थी, अब उनकी आत्माएं आपस में बंध चुकी थीं। उसी शाम सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और हल्की हवा चल रही थी। प्रताप ने बांसुरी उठाई और एक मधुर राग छेड़ा। अश्वराज उसकी धुन पर धीमे धीमे हिनहिनाया और रेवती ने आंखें बंद कर लीं, मानो जीवन का सबसे सुंदर क्षण ठहर गया हो। वे जानते थे तूफान आकर चला गया है और अब आई है एक ठंडी शांत सांझ, जिसमें दोस्ती, त्याग और विश्वास की खुशबू घुल चुकी है। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।